माँ और पिताजी का तलाक हुए 17 साल हो गए थे। उसके बाद से मैंने अपने पिता को नहीं देखा था। रचना के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, आखिर उसके भाई का वो खत उसके घर क्यों आया था। इतने सालों बाद ऐसा क्या हो गया था जो उसके भाई ने रचना और उसकी माँ को गांव बुलाया था। भैया ने खत में लिखा था कि कुछ है गांव में जिसके लिए मुझे यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। क्या है वह, आखिर क्या बात है, भैया ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। जैसे ही रचना अपनी माँ के साथ गांव पहुंची तो वहां की सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। सड़कों पर कहीं कहीं जब गड्ढे पड़ते तब रचना अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ जाती, लेकिन जैसे ही बस फिर से रफ्तार पकड़ लेती रचना फिर कहीं खो जाती। उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे। सवालों के काले घने बादल उसके दिल और दिमाग पर छाते जा रहे थे। आखिर वह 18 साल बाद अपने उस गांव जा रही थी जहां उसका जन्म हुआ था। 4 साल की थी रचना जब अपनी माँ के साथ अपने गांव से नाना नानी के घर इंदौर आ गई थी और उसके बाद से कभी भी वापस नहीं गई थी। माँ और पिता का तलाक हुए भी 17 साल हो गए थे। उसके बाद से उसने अपने पिता को नहीं देखा था। रचना के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, आखिर उसके भाई का वो खत उसके घर क्यों आया था। ऐसा क्या हो गया था जो उसके भाई ने रचना और उसकी माँ को गाँव बुलाया था। मन में आ रहे इन्हीं सारे सवालों के बीच रचना ने बगल में बैठी अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ मधु सो रही थी, इसलिए रचना ने उन्हें जगाया नहीं और उसने भी खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। रचना की माँ मधु और उसके पिता राजन की मुलाकात करीब 30 साल पहले कॉलेज में हुई थी। राजन छिंदवाड़ा के सान्ना गांव से था और ग्रेजुएशन के लिए इंदौर आया था, जहां कॉलेज के दौरान मधु से उसकी दोस्ती हुई। मधु इंदौर की ही थी, वहीं पली बढ़ी थी। राजन के साथ दोस्ती उसे अब पसंद आई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। कॉलेज जब तक था दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। जब कॉलेज खत्म हुआ तब राजन अपने गांव वापस जाने की तैयारी में लग गया। उसे कोई सरकारी नौकरी करने का शौक नहीं था, ना ही वह किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना चाहता था। वह तो गांव में अपने माता पिता के साथ रहकर खेती करना चाहता था। राजन अपने माता पिता के कहने पर बाहर पढ़ने ज़रूर गया था, लेकिन वह कभी भी अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मधु के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मधु अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उससे बड़ा उसका एक भाई भी था। मधु ने राजन को अपने माता पिता से मिलवाया। मधु के पिता ओम प्रकाश ठाकुर इंदौर के बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे। उनकी पसंद भी थोड़ी अलग थी। राजन से मिलने के बाद उन्होंने मधु से एक ही बात कही, मर जाऊंगा लेकिन तेरी शादी इस लड़के से नहीं कराऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर मधु ने दोबारा उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। वह सीधी अपनी माँ के पास गई, लेकिन माँ ने भी कह दिया जो तेरे पिता कहेंगे वही होगा। माँ की बात सुनकर मधु को धक्का सा लगा, लेकिन उसने पहले ही राजन के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख लिया था। उसने राजन से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। मधु की बात सुनकर राजन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधु नहीं मानी। ऐसा नहीं था कि राजन मधु से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह ये नहीं चाहता था कि उसके कारण मधु अपने परिवार से दूर हो जाए, इसलिए वह कोई भी कदम उठाने से डर रहा था। वह मधु से कहता रहा कि वह अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ कुछ ना करे, लेकिन मधु अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार राजन को उसके आगे झुकना पड़ गया। मधु ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ राजन से शादी कर ली। राजन भी उसे लेकर अपने गांव चला गया। राजन के माता पिता बेहद सरल स्वभाव के थे। उन्होंने बड़े प्यार से मधु का स्वागत किया और पूरे गांव को दावत दी। मधु और राजन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मधु हमेशा से शहर में रही थी। गांव का ये उसका पहला अनुभव था। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि गांव के माहौल में खुद को ढाल सके। राजन भी इस बात को समझता था और इसलिए मधु की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था। शादी के दूसरे साल दोनों को एक बेटा हुआ। बच्चे का नाम उसके दादा दादी ने हर्ष रखा। हर्ष जब 2 साल का था तब राजन और मधु की एक बेटी भी हुई। उसका नामकरण भी दादा दादी ने किया और उसे रचना नाम दिया। हर्ष और रचना के बारे में जब ओम प्रकाश को पता चला तब उनके मन में अपने नाती नातिन को देखने की इच्छा जागी, लेकिन अपने घमंड के नशे में चूर ओम प्रकाश सारना जैसे छोटे से गांव में कैसे जा सकते थे। उन्होंने मधु को खत लिखा। सालों बाद पिता का खत पाकर मधु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मधु ने भी अपने पिता को खत लिखा। हर्ष और रचना की तस्वीरें भी भेजी। तस्वीरें देखने के बाद ओम प्रकाश के मन में बच्चों को देखने की इच्छा और बढ़ गई। मधु के भाई को शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो सका।
ऐसे में ओम प्रकाश हर्ष और रचना को इंदौर लाने के बारे में सोचने लगे थे, और वो हुआ जिसका डर था। उन्होंने धीरे धीरे मधु को कई खत लिखे, और हर खत में उन्होंने मधु को एहसास कराया कि वे शहर में कैसे परियों की तरह रहती थी और गांव में उसकी जिंदगी किस तरह बदल गई है। ओम प्रकाश ने मधु के मन में राजन और उसके परिवार के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की। एक खत में उन्होंने लिखा, प्यारी बेटी मधु, मुझे पता है कि तुम राजन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी देखो क्या से क्या हो गई है। मुझे दुख होता है कि मेरी जिस बेटी ने अपने मायके में किचन में कभी कदम भी नहीं रखा था, वह आज इतने बड़े परिवार के लिए रोज खाना पकाती है। मैं जानता हूँ ऐसी जिंदगी की कल्पना तुमने कभी नहीं की थी, लेकिन तुमने अपनी जिद के आगे कभी कुछ नहीं सुना। बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तुम ही सोचो कि बदलते ज़माने में तुम हर्ष और रचना को गांव में अच्छी शिक्षा कैसे दे सकती हो। यहाँ आ जाओ बेटी, अपने नहीं तो हर्ष और रचना के भविष्य के बारे में सोच कर ही आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले आओ, राजन से भी कहो कि वह यहाँ आकर मेरी कंपनी में नौकरी करने लगे। बेटी, तुम हमेशा से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन तुमने अपने भविष्य को ताक पर रखते हुए गांव में शादी कर ली। ये तुम्हारा सपना नहीं था। मुझे याद है कि तुम कितनी महत्वाकांक्षी लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हें गांव में इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बेटा, यहाँ आ जाओ, मेरी कंपनी को संभालो, भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। राजन को भी मनाओ। पिता की इन बातों का मधु पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह बदल सी गई। वह हर वक्त ये सोचने लगी कि कहीं उसने राजन से शादी करके गलती तो नहीं कर दी। क्या उसने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी थी? उसके बच्चे गांव में पढ़ते हुए कैसे इस जमाने की बराबरी करेंगे? ऐसे तमाम सवाल मधु के मन में आने लगे थे। मन में चल रही इस उधेड़-बुन के कारण मधु चिड़चिड़ी हो गई थी। वह राजन से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। वह जानती थी कि राजन कभी भी उसके साथ इंदौर जाने पर राजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने राजन से एक बार इस बारे में बात की। मधु ने राजन के सामने इंदौर शिफ्ट होने का प्रस्ताव रखा। उसने बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम तरह की दलीलें दी, लेकिन राजन ने साफ मना कर दिया। राजन के मना करने पर मधु और भी ज़्यादा परेशान हो गई। राजन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की और ये विश्वास दिलाने की भी कोशिश की कि वह अपने बच्चों के भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा, लेकिन मधु के दिमाग में पिता की बातें बुरी तरह से घर कर गई थी। राजन भी जानता था कि मधु बहुत जिद्दी है। वह जानता था कि मधु किसी के सामने नहीं झुक सकती, इसलिए उसने मधु को समझाना छोड़ दिया। मधु का बर्ताव दिन ब दिन अपने सास ससुर के लिए सख्त होता जा रहा था, और फिर वह दिन भी आ गया जब मधु ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मधु ने अपना सामान पैक किया और दोनों बच्चों को लेकर इंदौर चली गई। राजन को लगा कि कुछ दिनों में जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब मधु वापस आ जाएगी। राजन जानता जानता था कि मधु उससे प्यार बहुत करती है और वह दिल की बहुत साफ है, इसलिए वह जरूर वापस आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए, मधु वापस नहीं आई। राजन इंदौर गया और मधु से वापस आने की बात की। उसने मधु को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मधु जिद करती रही कि राजन भी इंदौर में ही शिफ्ट हो जाए और उसके पिता की कंपनी में काम करने लगे। राजन अपने माता पिता और गांव को नहीं छोड़ सकता था। वह जानता था कि उसके गांव वालों को उससे बहुत उम्मीदें थीं। गांव वाले उसे देवता की तरह पूजते थे। वह खुद भी ये जानता था कि गांव के प्रति उसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वह किसी भी कीमत पर गांव नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार राजन खाली हाथी वापस आ गया। मधु भी फैसला कर चुकी थी कि अब वह वापस नहीं जाएगी। उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद राजन के घर पर तलाक के कागज पहुंच गए। उसके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई, लेकिन वह कर ही क्या सकता था। वह समझ चुका था कि अब मधु कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन दोनों बच्चे अभी तक मधु के पास ही थे। इसलिए उसने बच्चों के लिए केस लड़ने का फैसला किया। 2 साल तक केस चला और कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। रचना छोटी थी, इसलिए उसकी कस्टडी मधु को मिली और हर्ष की कस्टडी राजन को मिली। हर्ष अपने पिता के साथ सारना में पला बढ़ा। राजन ने हर्ष की पढ़ाई से लेकर उसके रहन सहन, लाड़ दुलार, किसी भी चीज़ की उसे कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी। राजन ने अपने बेटे को माँ का प्यार देने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वह हर वक्त अपनी बेटी को भी याद करता था। हर्ष ने रचना के लिए अपने पिता की तड़प देखी थी। उसने देखा था कि किस तरह उसके पिता रात में अपनी बेटी और पत्नी की तस्वीर देखकर अकेले में रोते थे। हर्ष की परवरिश पूरी तरह से गांव के माहौल में हुई। राजन ने उसे वो सारे संस्कार दिए जो उसके पिता ने उसे दिए थे। सरल स्वभाव के दादा दादी और पिता की संगति में रहते हुए हर्ष भी बहुत ही सभ्य युवक बन गया। वहीं दूसरी तरफ मधु के पास रचना थी। मधु ने भी रचना की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मधु ने अपने भाई के साथ अपने पिता की कंपनी संभाली और रचना की परवरिश की। रचना बचपन से अपने नाना नानी और माँ के द्वारा ये सुनते आई थी कि किस तरह उसके पिता अपनी जिद पर अड़े रहे और गाँव नहीं छोड़ा।
रचना को उसके नाना ने ये बताया कि राजन ने अपने फायदे के लिए मधु से शादी की और गांव में उससे नौकरानी की तरह काम करवाता रहा। अपने पिता के बारे में बचपन से नकारात्मक बातें सुनकर रचना के मन में कभी भी पिता के लिए आदर और प्रेम भावना नहीं आई, बल्कि वह मन ही मन अपने पिता से नफरत करने लग गई। उसे लगने लगा कि उसके पिता ने उसकी माँ को धोखा दिया था। देखते ही देखते रचना 22 बरस की हो गई। उस दिन भी रोज की तरह ही वह अपने कॉलेज से घर आई थी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रचना दरवाजे पर पहुंची। उसने देखा कि एक डाकिया अपने हाथ में एक लिफाफा लिए हुए खड़ा है। रचना ने उससे वह लिफाफा लिया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे अपने भाई की तरफ से कोई खत मिला था। मोबाइल के ज़माने में खत आना रचना को बहुत आश्चर्य की बात लग रही थी। उसने लिफाफा खोला। उसके अंदर रचना के बचपन की कुछ तस्वीरें सज थीं। राजन, मधु, रचना, हर्ष, दादा दादी सबकी एक ग्रुप फोटो और एक लेटर था। लेटर में हर्ष ने रचना से विनती की थी कि वह एक बार गांव आ जाए। हर्ष ने कुछ इस तरह से अपनी बात लिखी थी कि रचना भावुक हो गई। उसने मधु से बात की और कहा कि वह गांव जाना चाहती है। बेटी की इस बात को मधु काट नहीं सकी और सारना जाने के लिए मधु ने भी हामी भर दी। चूँकि मधु के अंदर अपने बेटे से बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने किसी तरह गांव के सरपंच का नंबर खोजा और उन्हें फ़ोन मिलाकर अपने और रचना के आने की जानकारी दी। छिंदवाड़ा के सफ़र पर रचना 2 दिन बाद रचना और मधु छिंदवाड़ा जाने वाली बस में बैठ गए। रचना पूरे रास्ते अपने बचपन की तस्वीरें देखती रही और भाई के खत के बारे में विचार करती रही। मधु की आंखों के सामने भी बार बार राजन और हर्ष का चेहरा आ रहा था, लेकिन अब वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि अपनी भावनाओं को आसानी से नज़रअंदाज करना आने लगा था उसे। 9 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार रचना अपनी माँ के साथ अपने पिता के गांव पहुंची। दोनों ने सबसे पहले सरपंच अरुण वर्मा से मुलाकात की। अरुण जब छोटा था तब उसने मधु को देखा था। मधु को पहचानने में उसे देरी नहीं हुई। उसने राजन के घर की चाबी मधु को थमा दी। रचना ने बहुत सारे सवालों के साथ अपने पिता के घर में प्रवेश किया। मधु ने घर के सारे कमरों को देखना शुरू किया। उसने टेबल पर रखी तस्वीरों को देखा। उसने राजन के कमरे के पलंग के ऊपर लगी उस तस्वीर को भी देखा जिसमें वह राजन के साथ दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। लेकिन मधु अब इतनी सख्त हो चुकी थी कि उन पुरानी तस्वीरों को देखने के बाद भी उसके आंखों में आंसू न आ सके। वहीं रचना को इस घर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसकी आंखें अपने पिता और भाई को तलाश रही थी। उसी वक्त वहां अरुण आ गया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। रचना ने अरुण से अपने पिता के बारे में पूछा। रचना ने कहा, मेरे पिता कहाँ हैं? अरुण ने बताया कि राजन अब इस दुनिया में नहीं है। राजन को ब्रेन ट्यूमर था जिसके कारण 6 महीने पहले ही उसका निधन हो गया था। यूँ तो रचना के मन में अपने पिता के लिए जरा भी प्रेम नहीं था, लेकिन उनके गुजरने की खबर सुनकर उसे अजीब सा दुख हुआ जिसे वह उस वक्त समझ नहीं पाई। वहीं मधु भी राजन के चले जाने की खबर सुनकर कहीं खो सी गई। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू आ गए, लेकिन किसी तरह उसने आंसुओं को गिरने से रोका और एक बार फिर भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। अब रचना की आंखें अपने भाई को तलाशने लगी। उसने अरुण से पूछा, हर्ष भैया कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। उन्होंने ही हमें खत लिखकर बुलाया था। अरुण हर्ष का अच्छा दोस्त था, इसलिए वह हर्ष द्वारा रचना को खत लिखे जाने की बात जानता था और उसी खत के बारे में बात करने के लिए वह मधु और रचना से मिलने राजन के घर आया था। अरुण ने बताया कि हर्ष आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया है और रवाना होने से पहले ही हर्ष ने रचना को ये खत पोस्ट किया था। ये सुनकर रचना को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई प्यारा सा सपना टूट गया हो, क्योंकि हर्ष का खत पाने के बाद से ही उसके मन में कहीं न कहीं अपने भाई से मिलने की इच्छा जाग गई थी और सारना आते तक उसने कई बार ये सोचा था कि वह अपने भाई से मिलने के बाद सबसे पहले क्या कहेगी और क्या बात करेगी। कुछ देर शांत रहने के बाद रचना ने अरुण से कहा, भैया ने खत में लिखा था कि कुछ है गाँव में जिसके लिए मुझे यहाँ आना ज़रूरी था। क्या है वह? आखिर क्या बात है? भैया ने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? रचना के मन में चल रहे ढेर सारे सवालों के बारे में अरुण पहले से ही जानता था। अरुण ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। मैं इसी बारे में आपसे बात करने यहाँ आया हूँ। ये कुछ कागजात हैं जो हर्ष ने आपको देने के लिए कहा था। इसे देख लीजिए, आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर अरुण ने वो कागजात रचना को थमा दिए। तब तक मधु भी रचना के पास आकर खड़ी हो गई थी। अरुण ने रचना को 2 लिफाफे दिए थे। एक लिफाफे में वो खत था जो हर्ष ने रचना को लिखा था और दूसरे लिफाफे में था राजन का खत, भाई और पिता का खत। रचना ने पहले हर्ष का खत पढ़ा,
प्यारी रचना, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल होंगे। तुम बहुत कुछ सोच रही होगी। तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। भाई के ऊपर तुम्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। कोई बात नहीं नटखट चिड़िया, तुम्हें पूरा हक है मेरे से गुस्सा होने का, होना भी चाहिए गुस्सा। तुम्हें गाँव बुलाकर मैं खुद जो वहाँ से चला गया, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी नाक अभी भी छोटे चूहे जैसी है या फिर चूहिया जैसी। हा हा हा, बुरा मत मानना, मजाक था। खैर फिलहाल तो मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी काम के लिए यहाँ बुलाया है। अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे तुम आज तक अनजान थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पापा और मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है और तुम्हारे मन में पापा के लिए जरा भी प्यार नहीं है, लेकिन सच ये है कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम उनकी आंखों का तारा थी। जब मम्मी और तुम यहाँ से चले गए थे तब ऐसी कोई भी रात नहीं बीती जब पापा तुम्हारी फ़ोटो देखकर रोए नहीं। रचना, मेरे से कहीं ज़्यादा प्यार पापा तुमसे करते थे। उन्होंने मुझे पिता और माँ दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि तुम्हें वहाँ पिता का प्यार नहीं मिलता है। पापा ने मम्मी को कभी धोखा नहीं दिया। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि दोनों को अलग होना पड़ा। मम्मी शहर में रहना चाहती थी और पापा गांव नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हालातों ने दोनों को अलग कर दिया। पापा ने कई बार तुमसे इसलिए माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी मजबूरी के कारण तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। वो बहुत भले इंसान थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं जी सके। 2 साल पहले ही पता चला था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। बहुत इलाज कराया मैंने, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। पापा आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि नाना और मम्मी ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी वसीयत तैयार कर दी थी। पापा ने तुम्हें और मुझे अपनी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें पापा का प्यार कभी नहीं मिल सका है, इसलिए मैं अपने हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ताकि पापा की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिले और तुम ये एहसास कर सको कि वो और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं। एक और बात, पापा ने आखिरी वक्त में तुम्हारे लिए एक खत भी लिखा था। उनका खत और प्रॉपर्टी के पेपर्स सब अरुण के पास है। अगर मन करे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना, नंबर अरुण से ले सकती हो। मम्मी को नमस्ते कहना, तुम्हारा भाई हर्ष। भाई का खत पढ़कर रचना की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद उसने दूसरा लिफाफा खोला। उस लिफाफे में राजन का खत और प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। उसने पेपर्स एक तरफ कर दिए और आतुरता के साथ खत पढ़ने लगी। राजन के खत में लिखा था, प्यारी बेटी रचना, कैसी है बेटी? मुझे विश्वास है कि माँ के साथ है तो खुशी होगी। वो तेरा बहुत ख्याल रखती है, ये भी मैं जानता हूँ। बेटा, तुझे देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। पता नहीं दुनिया छोड़ने से पहले तुझे देख भी पाऊंगा या नहीं। तू ना बचपन में बहुत नटखट थी, हमेशा पापा चॉकलेट करती रहती थी। मैं भी कभी पिपरमेंट तो कभी पार्ले तो कभी ग्लेयर्स लेकर आता था, लेकिन तुझे लॉलीपॉप पसंद थी। उसमें पीछे जो सीटी लगी होती थी ना, तू हमेशा उसे बजाती थी और फिर जोर से हंसती थी और मैं भी हंस देता था। दादा दादी को तो तेरे साथ खेले बिना नींद ही नहीं आती थी। तू भी दादी के पल्लू से चिपकी रहती थी। बेटा, तू सबकी लाडली थी और अभी भी है। बहुत सारी बातें करने का मन है तेरे से, कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए आज सोचा कि तुझे खत ही लिख दूं। जानता हूँ कि ये खत तुझे उसी वक्त मिलेगा जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी तुझे ऊपर से देखता रहूँगा। तेरा जब जन्म हुआ था ना, तब तू बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। मैं मधु को चिढ़ाता था कि देख रेनू कितनी क्यूट है, क्योंकि वो मेरे जैसी दिखती है। और तेरी माँ भी बहुत चिढ़ती थी, तुझे याद नहीं होगा, लेकिन तुझे कीचड़ में लोटपोट करना बहुत पसंद था। जैसे ही बारिश होती तू छोटे छोटे कदमों से बिना कोई आवाज़ किए आंगन में पहुंच जाती और गिरते पड़ते किसी तरह पानी में उछलने लगती। थोड़ी देर में कीचड़ बन जाता आंगन में और तू उसमें लोटपोट होने लगती। सही में बहुत नटखट थी। मधु हमेशा बोलती थी कि ये लड़की इतनी शैतान है ना कि बड़े होकर खिलाड़ी बनेगी। तब मैं कहता कि नहीं रेचू, जो चाहे वो बने, उसकी मर्जी। सच बेटा, आज सुनने में आया है कि तू फैशन डिज़ाइनर बनने वाली है, तो बड़ा गर्व होता है। तू मेरा और तेरी मम्मी का नाम रोशन कर रही है। मैंने सही में पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरी ज़िंदगी में तू, हर्ष और मधु आए। मैं जानता हूँ कि तेरी मम्मी मेरे से नाराज़ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और हम जिससे प्यार करते हैं उससे ही तो नाराज़ होते हैं। खैर, उसे नाराज़ होने का पूरा अधिकार है। रेचू, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, केवल एक बात मेरी मान ले, वो भी तेरी मर्जी। अगर तू गाँव आती है तो एक बार माँ दुर्गा के मंदिर के सामने बैठे गरीब जनों को एक वक्त का खाना खिला देना। वो क्या है ना कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तू गाँव आएगी तो मैं गरीब जनों को भोजन करवाऊँगा।
लेकिन अब मेरा बचना मुश्किल है। ये भी जानता हूँ कि तू जब ये खत पढ़ेगी तब तक मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, इसलिए मेरी केवल ये मन्नत पूरी कर देना। बेटा, मेरे पास खेती और घर है, तेरी मर्ज़ी, तुझे खेती चाहिए या घर, जो लेना है तुझे ले लेना। हर्ष से मैंने बात कर ली है, उसे कोई परेशानी नहीं है। बहुत कुछ लिखने का मन कर रहा है रेचू, लेकिन अगर सब लिखने बैठ गया तो पूरी किताब लिखी जाएगी और तू भी कितना ही पढ़ेगी। तुझे से बस ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरी शान है बेटी। दुख होता है कि तुझे पिता का प्यार नहीं दे सका, मजबूर था। गांव और माता पिता के प्रति मेरे बहुत फर्ज थे, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सका और शहर में मधु के साथ शिफ्ट नहीं हो सका। मुझे माफ़ कर देना बेटा। सच कह रहा हूँ कि मैं बहुत मजबूर था। तेरी कुछ तस्वीरें अलमारी में बचपन की, देख लेना। हर्ष कहता है कि रेचू की नाक चुइया जाती है। मैं हमेशा उसे डांटता हूँ कि बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते, लेकिन भाई है वो तेरा, इसलिए तुझे छेड़ने का हक भी है उसे। खैर, वो भी तेरे से बहुत प्यार करता है, उससे मिल जरूर लेना एक बार, वो भी तेरे से मिलना चाहता है। मधु से कहना कि अब गुस्सा थूक दे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अच्छा रेचू, अपना और मधु का ख्याल रखना, तुम्हारा पापा। पिता का खत पढ़कर रचना की फूट फूट कर रोने लगी। मधु भी साथ ही साथ खत पढ़ रही थी। इस बार वह भी अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकी और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। मधु ने रचना को गले लगाया और वो भी रोने लगी। अब तक अरुण वहां से जा चुका था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।